नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर लेकर के आए हैं एक नया वीडियो हिंदी साहित्य के इतिहास पर, जो कि बहुत ही स्टार्टिंग से है। मतलब ये वीडियो जो है हिंदी साहित्य के इतिहास का स्टार्टिंग टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। विशेष तथ्य। हिंदी साहित्य के इतिहास को जब आप पढ़ेंगे तो उसकी भूमिका में कुछ पेज में जो है विशेष तथ्य दिए गए हैं, इसमें से भी पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी शब्द का प्रयोग हम विविध अर्थों में करते हैं। ये सबको पता है कि हिंदी भारत की राजभाषा है। जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा देने जा रहे हैं और केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके आगे भी ऐसी वीडियो आती रहेंगी। तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी शब्द का प्रयोग विविध अर्थों में करते हैं। ये सबको पता है कि हिंदी भारत की राजभाषा है। राज शब्द का प्रयोग भाषा के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि भारत की कोई भाषा प्रजा भाषा नहीं है। मतलब राज शब्द का प्रयोग भाषा के लिए बहुत अच्छा नहीं है, और रीजन इसका क्या है कि कोई भाषा प्रजा भाषा नहीं है। राजभाषा का अर्थ केवल केंद्र की सरकारी भाषा है। हिंदी भारत की संपर्क भाषा है। ये सब जो फैक्ट हैं ये परीक्षा में वन लाइनर में करके दे दिए जाते हैं, जिसको मुझे उसमें चुनना होता है कि सही कौन है, उसके संदर्भ में गलत कौन है। केंद्र जो है हिंदी भारत की संपर्क भाषा है। इसका अर्थ यह है कि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच की संपर्क, राज्य सरकारों के बीच संपर्क की भाषा है क्या, हिंदी भाषा। हिंदी मूलतः हिंदी भाषी क्षेत्र अर्थात हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राज्य भाषा है। इन क्षेत्रों की अपनी अपनी बोलियां हैं। आदिवासियों की बोलियां तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती हैं। हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियां हैं कुमायूनी, गढ़वाली, हिमाचली, हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रजी, अवधी, बघेली, बुंदेलखंडी और भोजपुरी। इन बोलियों की अनेक उपबोलियां भी हैं। हिंदी की उपभाषाएं और बोलियों के बारे में आपको पता ही होगा। उपभाषा में क्या है? राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, टोटल 4-5 हैं उपभाषाएं। और राजस्थानी की जो बोली है उसमें है मारवाड़ी, जयपुरी, ढूढ़ाड़ी जिसको बोलते हैं, मेवाती, मालवी। और पश्चिमी हिंदी में आता है कौरवी, हरियाणवी, बांगरू, दक्षिणी ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। और पूर्वी हिंदी में क्या आता है? पूर्वी हिंदी में आता है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और बिहारी हिंदी में आता है भोजपुरी, मगही और मैथिली। और पहाड़ी हिंदी में आता है गढ़वाली और कुमाऊनी। पहाड़ी हिंदी में क्या आता है? गढ़वाली और कुमाऊनी। ये सब चीजें तो आपको पता ही होगी, इसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इन बोलियों की अनेक उपबोलियां हैं और कहा भी जाता है कि 10 कोस पर भाषा जो है बदल जाती है। प्रश्न यह है कि इस बहुबोली को हम हिंदी क्यों कहते हैं, या दूसरे शब्दों में हम इन्हें हिंदी के अंतर्गत क्यों मानते हैं। जब हिंदी साहित्य का सरल इतिहास आप पढ़ेंगे तो उसमें ये दिया गया है जो है विशेष तथ्य में। ऐसा इसलिए कि इनका जो व्याकरणिक रूप थोड़ी बहुत भिन्नता के बावजूद समान है। ये जो हिंदी के अंतर्गत ये बोली समूहों को रखा गया है, इसका रीजन ये है कि व्याकरणिक रूप से जो थोड़ी बहुत भिन्नता होने के बावजूद भी ये समान है। इनकी शब्दावली भी अधिकांशतः समान है। इन बोलियों और उपबोलियों का व्यवहार करने वाले एक दूसरे की बोली को समझ लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें परंपरा से केंद्रोन्मुख भाषा में साहित्य रचा जाता है। इस क्षेत्र में ब्रजी और अवधी 2 प्रमुख विख्यात साहित्यिक भाषाएं रही हैं, जिनमें विश्वस्तरीय समृद्ध साहित्य रचा गया है, जो आप सबको भी पता है। इस विशाल भाषा प्रदेश के समाचार पत्र, दूरदर्शन केंद्र, आकाशवाणी केंद्र, विद्यालयों आदि में नागरिक हिंदी का व्यवहार करते हैं, साहित्य रचते हैं, पत्र व्यवहार करते हैं और राजनीतिक मुद्दों पर अपने विचार को व्यक्त करते हैं। परंपरा से आज तक इस प्रदेश की मानक भाषा हिंदी ही रही है।
मानक हिंदी का क्षेत्रीय बोलियों से कोई विरोध नहीं है। मानक हिंदी का जो है क्षेत्रीय बोलियों से कोई भी विरोध नहीं है, उल्टे बोलियों के हिंदी के क्रमिक विकास में सहयोग ही करती आई हैं। इतने बड़े भाषा क्षेत्र में कभी कभी विवाद उठना स्वाभाविक भी है। आज की मानक हिंदी का जो आधार है वो खड़ी बोली है, ये ध्यान में रखना। जो हिंदी मानक हिंदी का जो आधार है वो खड़ी बोली है, जो कहाँ की है? पश्चिमी क्षेत्र की है। आगे है, इन खड़ी बोली में हिंदी के अन्य बोलियों ने अपना योगदान करके उसके मानक रूप का निर्माण किया है। साहित्य शब्दों के माध्यम से परिस्थिति विशेष के ऐसे चित्र खींचता है। ये जो साहित्य है ये शब्दों के माध्यम से परिस्थिति विशेष के ऐसे चित्र खींचता है या ऐसे विचार प्रस्तुत करता है कि हृदय उद्वेलित हो उठता है, मार्मिकता पैदा होती है। इस मार्मिकता के आधार और कारण बदलते रहते हैं। इस परिवर्तन का आधार हमारा इतिहास बोध है, जो परोक्ष तौर पर हमारे मूल्य और नैतिक मानदंड भी बदलता रहता है। कहते हैं कि संसार परिवर्तनशील है और इस परिवर्तनशीलता का प्रभाव हमारे भाव जगत पर भी पड़ता है। संसार की परिवर्तनशीलता के संदर्भ में साहित्य में परिवर्तन की खोज करना और उसकी व्याख्या करना साहित्य के इतिहास का कार्य क्षेत्र रहा है। इतिहास क्या है? मतलब इतिहास लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अनेक प्रकार से जो है स्टार्टिंग में इतिहास कैसे कैसे लिखे गए, तो वही पूछ रहा है इतिहास क्या है? हमारा वर्तमान निरंतर अतीत में समाता जा रहा है। हम वर्तमान को तो देखते हैं, अतीत को हम नहीं देख पाते, लेकिन मनुष्य स्वभावतः इतिहास में भी झांकने का प्रयत्न निरंतर करता रहता है। अतीत में जाते रहने की प्रक्रिया में वर्तमान अपने कुछ चिन्ह छोड़ जाता है। पुराने भवन, शिलालेख, ताम्रपत्र, सिक्के, भाषा, साहित्य, मिथक, किंवदंतियां आदि ऐसी ही चीजें हैं जिन्हें इतिहास का अवशेष समझना चाहिए। इन्हीं अवशेषों के आधार पर जो इतिहासकार है वो इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। आज अशोक नहीं है किंतु उनके शिलालेख हैं, अकबर नहीं है किंतु उनकी आईने अकबरी है। इनसे जो जानकारियां मिलती है उन्हीं के आधार पर इतिहास की रचना होती है। ये अवशेष ही इतिहास लेखन की आधारभूत सामग्रियां हैं। साहित्य का इतिहास भी ऐसे ही पुनर्जीवित किया जाता है, पुनर्निर्मित किया जाता है। समस्त प्राचीन साहित्य जैसे जो है 84 वैष्णवन की वार्ता हुई, 252 वैष्णवन की वार्ता, कबीर, सूर, तुलसी, जायसी, मीरा, भारतेंदु हरिश्चंद्र आदि की रचनाएं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की आधारभूत सामग्री है। हिंदी भाषा जो होती है साहित्य के इतिहास की कुछ जानकारियों के बाद अब हिंदी साहित्य के इतिहास का परिचय प्राप्त करेंगे। हिंदी भाषा साहित्य के इतिहास की कुछ जानकारियों के बाद अब हम हिंदी साहित्य के इतिहास का परिचय देखते हैं। सामान्यतः हिंदी साहित्य के जो इतिहास का प्रारंभ वो है 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। ये नोट करने वाला पॉइंट है। राहुल सांकृत्यायन जो है सरहपा को पुरानी हिंदी का कवि मानते हैं। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग 2 शताब्दी पूर्व 9वीं शताब्दी से शुरू होता है। मतलब इसका स्टार्टिंग जो है 9वीं शताब्दी से ही हो जाता है। सरहपा की पुरानी हिंदी रचनाएं परिमाण में बहुत कम उपलब्ध हुई है, इसलिए हम 1000 ईस्वी से ही हिंदी साहित्य का उद्भव मानना उचित समझते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि हिंदी साहित्य का जो प्रारंभ है हिंदी साहित्य का जो प्रारंभ है वो हिंदी भाषा में साहित्य रचना से शुरू हुआ होगा। इसलिए इतिहासकारों के सामने समस्या यह है कि वे हिंदी का अपभ्रंश यानी जो पूर्व भाषा है उनकी किन विशेषताओं के आधार पर उन्हें अलग स्थापित करें। तो जो भाषा प्रवाह है नदी जल के समान होता है। भाषा का प्रवाह कैसा होता है? नदी जल के समान होता है। उसे हम किसी एक बिंदु से सर्वथा भिन्न या नवीन नहीं घोषित कर सकते। हमें देखना होगा कि अपभ्रंश किन प्रवृत्तियों के कारण हिंदी में रूपांतरित हुआ। पहले जो ये अपभ्रंश भाषा थी ये किन भाषा प्रवृत्तियों के कारण हिंदी में बदल गई। तो विद्वानों के अनुसार जो है ये प्रवृत्तियां कितनी हैं? 3 हैं। क्षतिपूर्वक दीर्घीकरण, परसर्गों के प्रयोग की अधिकता और तत्समीकरण। क्षतिपूर्वक दीर्घीकरण, जैसे अपभ्रंश में हाथ के लिए हत शब्द चलता था,
अपभ्रंश में हाथ के लिए कौन सा शब्द चलता था? हथ, आपने पढ़ा होगा। तो हिंदी में वह हाथ हो गया। हथ जो है हिंदी में क्या हो गया? हाथ हो गया। हथ का जो ये त था ये हट गया, ये जो त था ये हट गया। और ह में आकार जुड़कर, ये जो आकार था ये जुड़कर क्या हो गया? हाथ बन गया। यानी ध्वनियों में आधे, ये जो आधे त की क्षति और आ को आ बनाकर उसकी क्षतिपूर्ति की गई। जैसे काज, काम, सात, आठ जैसे शब्द इसी प्रवृत्ति से बने हैं। संस्कृत में जो है प्राकृत हुई, इसमें परसर्ग नहीं होते हैं, होते भी होंगे तो नगण्य है। अब बात करते परसर्ग का क्या अर्थ है। तो जो विभक्ति चिन्ह होती है वही परसर्ग होता है। संज्ञा सर्वनाम के बाद जुड़कर उसकी क्रिया से संबंध बताता है। जैसे ने, को, से, के लिए आदि, ये सब क्या है? परसर्ग है। तो वहां परसर्गों का काम जो है विभक्तियों से चलाया जाता था। अपभ्रंश में कहीं कहीं परसर्ग मिलते हैं, लेकिन हिंदी में परसर्गों का प्रयोग अधिक होने लगा। यह दूसरी प्रवृत्ति है जिसके कारण हिंदी अपभ्रंश से अलग हुई। ऐसों में जैसे शशि के मुख से अहिसे निकसे, चंद्रमा के मुख से मानो सर्प निकल रहे हो जैसी पंक्ति आती है। अब पाल, प्राकृत तथा अपभ्रंश में तत्सम शब्द ढूंढने पर भी मुश्किल से मिलते हैं। पाल में तो जो राजा शब्द लिखा होता था उसका क्या होता था? लाजा, लाजा होता था। और पुरानी हिंदी में तत्सम शब्दों का पुनर्प्रचलन होता था। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का अनुमान है कि ऐसा अर्थबोध को स्पष्ट करने के लिए हुआ होगा। अपभ्रंश में एक ही शब्द कभी कभी अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता था। जैसे गज, गज और गत, इन दोनों शब्दों के लिए गए शब्द का प्रयोग होता था। इससे अर्थबोध में गड़बड़ी होती थी। कुछ लोगों का विचार है कि तत्सम शब्दों का पुनर्प्रचलन वैष्णव धर्म के प्रचार के कारण हुआ। पृथ्वीराज रासों में जो है वर प्रमुदी प्रथमाधिपति जैसी पंक्ति है। सारांश यह है कि अपभ्रंश में क्षतिपूर्वक दीर्घीकरण, परसर्गों के प्रयोगों की अधिकता और तत्सम शब्दों के पुनर्प्रचलन की प्रवृत्तियां आ जाने पर उसका विकास पुरानी हिंदी में हुआ। ये जो तथ्य हैं ये याद रखने योग्य हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, और ये अच्छे से आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।